वेलकम टू लर्निंग क्लासेस स्टूडेंट्स। तो हमारे पास यहाँ पे है टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शंस। हमारा जो पहला चैप्टर है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस, तो उसके अंदर जो हमारा सेकंड टॉपिक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है वो हमारा ये है, जिसके अंदर मैं रैंसिडिटी और एसिडिटी भी इसके अंदर क्या करूँगा, कोरोजन और रैंसिडिटी, सॉरी, ये दोनों भी मैं क्या करूँगा इसके अंदर कवर करूँगा। तो समझते हैं टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन क्या है। इससे पहले वीडियो के अंदर, वीडियो लेक्चर के अंदर मैंने बताया था आप लोगों को कि जो हमारी केमिकल इक्वेशन होती हैं वो किससे प्रोड्यूस होती हैं, केमिकल चेंज से। केमिकल चेंज से केमिकल इक्वेशन होती हैं, और केमिकल इक्वेशन के साथ साथ हम लोग क्या करते हैं कि उनको लिखते हैं सिंबॉलिक फॉर्म में। सिंबल्स का पूरा डायग्राम मैंने आप लोगों को दिया था, एक पूरी पीपीटी बताई थी, उसके अंदर ये पूरी प्रोडक्शन वो दिया था कि किस तरह से हमें फार्मूलाज को लिखना है, और फार्मूलाज जो हैं उनको फिर कैसे इक्वेशन के अंदर लिख करके इक्वेशन को कैसे बैलेंस करना है। अब हम यहाँ समझेंगे कि टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन क्या होता है, कंसर्न एक्टिविटीज़ को हम लोग लेके चलेंगे। तो सबसे पहले इसने कहा है कि यहाँ पे तो सबसे पहली रिएक्शन है वो है मेरी कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन के अंदर क्या होता है कि जैसे यहाँ पे इसने जो एक्टिविटी दी है, तो एक्टिविटी इसने क्या है, स्मॉल अमाउंट ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड आप लीजिए, क्योंकि हम रिएक्शन लिखना सीख गए हैं, इसको क्विक लाइम भी कहते हैं, आप लोग उसको याद कर लें। क्विक लाइम जो होता है वो कैल्शियम ऑक्साइड होता है, सॉलिड फॉर्म में होता है। स्लोली ऐड वाटर टू इट। इसके बाद हमने इसमें क्या कर दिया, वाटर को ऐड कर दिया, कैल्शियम ऑक्साइड के ग्रेन्यूल्स ले लिए, और इसके अंदर हमने क्या कर दिया, वाटर को इसमें ऐड करते चले गए। आपको वाटर दिख रहा है बीकर के अंदर। फिर ये कह रहा है डू यू फील एनी चेंज इन टेम्परेचर। तो यहाँ पे हमें से पूछा जा रहा है कि टेम्परेचर के अंदर चेंज होता है कि नहीं होता है। तो यहाँ पे लिखा है कि इट रिएक्ट विगरसली विद वाटर। विगरसली मतलब बहुत फास्ट, मतलब बबल्स बनाते हुए इस तरह से। vigorously with water to produce slaked lime. This is calcium hydroxide and it is known as slaked lime. तो आप लोग ये टर्मिनोलॉजी याद रखें कि this is calcium oxide quick lime and CaOH2, that is slaked lime, releasing a large amount of heat. तो यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे हीट रिलीज होगी, यानी कि ये जो हमें फील होगा ये कैसा फील होगा, ये हमें हॉट फील होगा। तो आप याद रखें, और इसके अंदर मैं आप लोगों को आगे बताऊंगा कि एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक रिएक्शंस भी होती हैं, कि जिनके अंदर हम देखते हैं कि हीट रिलीज हो रही है या हीट क्या हो रही है, एब्जॉर्ब हो रही है। फिर क्या है, इन दिस रिएक्शन कैल्शियम ऑक्साइड एंड वाटर कंबाइन टू फॉर्म ए सिंगल प्रोडक्ट। हम यहाँ पे देख रहे हैं कि जो कैल्शियम ऑक्साइड है वो रिएक्ट कर रहा है वाटर के साथ, और यहाँ पे हमारा क्या बन रहा है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन रहा है, और यहाँ पे क्या हो रही है, हमारी हीट रिलीज हो रही है। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं कि कैल्शियम ऑक्साइड, एग्जाम में आप कैसे लिखेंगे, ये एक एग्जाम्पल के तौर पे हो जाएगा। जब भी आपसे पूछेगा कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन लिखिए, तो उसकी डेफिनेशन मैं आपको आगे बताऊंगा, यहीं पे बताऊंगा। और इसका जो एग्जाम्पल हो जाएगा, आप कैसे लिखोगे, आप ऐसे लिखोगे एग्जाम्पल कैल्शियम ऑक्साइड, जो कि सॉलिड स्टेट में, इसी को क्विक लाइम भी बोलते हैं। आप ऐसा लिखेंगे तो एक बेटर आंसर राइटिंग होगी आपकी, क्विक लाइम। इट रिएक्ट्स विद द वाटर, और वाटर को किस फॉर्म में लिखेगा, लिक्विड फॉर्म में। और उसके बाद ये क्या बना रहा है प्रोडक्ट, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिसको क्या बोलते हैं, स्लेक्ड लाइम, स्लेक्ड लाइम। और यहाँ पे स्लेक्ड लाइम के साथ क्या है, एक्वस स्टेट। क्योंकि क्या हो गया है, मैंने आपको बताया था कि कोई भी चीज़ अगर वाटर के अंदर की जा रही है रिएक्शन, तो उसे हम क्या लिखते हैं, एक्वस स्टेट। और यहाँ पे हम लोगों ने हीट भी लिखा है, दिस हीट इंडिकेट्स इट, दिस हीट इज बिंग रिलीज्ड। इसका मतलब ये होता है, तो हीट यहाँ पे क्या हो रही है, रिलीज हो रही है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि दो रिएक्टेंट, ये रिएक्टेंट नंबर वन and this reactant number two is combining forming a single product. ये जो प्रोडक्ट है ये केवल एक प्रोडक्ट है। आप हीट को इसमें प्रोडक्ट ना लें, क्योंकि हीट एक फिजिकल चेंज है, इट इज़ नॉट ए केमिकल चेंज। तो यहाँ पे जो प्रोडक्ट बन रहा है दैट इज स्लेक्ड लाइम। तो जब भी दो या उससे ज़्यादा रिएक्टेंट कंबाइन हो करके, ऐसी भी रिएक्शंस हैं जिनके अंदर दो से ज़्यादा रिएक्टेंट भी कंबाइन होते हैं, तो यहाँ पे कंबाइन होकर के क्या बने, एक सिंगल प्रोडक्ट बनाए, तो उसे हम क्या कहते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, एंड दिस इज नॉन एज द कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो यहाँ पे इसने यही कहा हुआ है, calcium oxide and water combine to form a single product, calcium hydroxide. This is called slaked lime. Such a reaction in which a single product form two or more reactants is known as, from the two or more reactants is known as the combination reaction. So ये guys यहाँ से a reaction से लेके यहाँ तक का, ये इसकी पूरी की पूरी क्या हो गई, इसकी डेफिनेशन हो गई। तो डेफिनेशन क्या हो गई, डेफिनेशन है a reaction in which a single product is formed from two or more reactants is known as combination reaction.
तो आप इस चीज़ को यहाँ पे क्या कर सकते हैं, इसको यहाँ पे रिएक्शन डेफिनेशन की फॉर्म में लिख सकते हैं और एग्जाम्पल के तौर पे आप इस तरह से इसको लिख सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। यहाँ पे इसने और भी एग्जाम्पल मुझे दिए हैं, और वो एग्जाम्पल क्या है हम देख रहे हैं कि यहाँ पे इसने बोला है कि लेट अस डिस्कस सम मोर एग्जाम्पल्स। कुछ और एग्जाम्पल हैं, जैसे कार्बन जो है बर्निंग ऑफ कोल, ये एक एग्जाम्पल। कार्बन ऑक्सीजन से कंबाइन हो रहा है और यहाँ पे दो रिएक्टेंट मिलके क्या बना रहे हैं, एक सिंगल प्रोडक्ट बना रहे हैं, तो ये भी अपने आप में क्या है, ये अपने आप में एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। उसके बाद फॉर्मेशन ऑफ वाटर फ्रॉम हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दो रिएक्टेंट हैं, कंबाइन होके सिंगल प्रोडक्ट बना रहे हैं H2O लिक्विड, तो ये भी अपने आप में क्या है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। फिर ये कह रहा है कि कंबाइन टू फॉर्म कॉल्ड कॉम्बी, ये इसने फिर से यहाँ पे डेफिनेशन दे दी है एक्सप्लेनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। फिर ये कह रहा है जो एक्टिविटी हमने पीछे की थी, वी ऑल्सो ऑब्जर्व लार्ज अमाउंट ऑफ हीट इज इवॉल्व। जो हीट रिवल निकल रही है, पिछले स्लाइड में मैंने दिखाया था कि जब हम उसकी बॉटल को छू रहे हैं, मतलब बीकर को छू रहे हैं जिसके अंदर हमने क्या डाला हुआ है, कैल्शियम ऑक्साइड डाला है, तो वहाँ पे हीट इवॉल्व हो रही है। मेक्स द रिएक्शन मिक्सचर वार्म, जब उसको टच करेंगे तो वार्म हमें फील होगी। फिर ये कह रहा है रिएक्शंस इन विच हीट इज रिलीज्ड अलोंग विद द फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट इज नॉन एज एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो यानी कि इसने यहाँ पे क्या दी हुई है, हमें डेफिनेशन दी हुई है किसकी, एक्सोथर्मिक रिएक्शन की। डेफिनेशन ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एक्सोथर्मिक रिएक्शन की इसने हमें डेफिनेशन दी है। तो आप चाहें तो ये डायरेक्शन भी आप लोग किस में लिख सकते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन में लिख सकते हैं। और यहाँ पे एक एग्जाम्पल भी इसने दिया हुआ है, अदर एग्जाम्पल्स ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस, जो हमारी मीथेन होती है, दीज आर इंपॉर्टेंट फ्रॉम द एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, नेचुरल गैस भी कहते हैं। तो नेचुरल गैस जो है हमारी, जब वो बर्न होती है, किसके साथ कंबाइन करेगी, ऑक्सीजन के साथ, तो CO2 और H2O निकलेगा। और इसी को, ये कौन सी रिएक्शन है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन, यानी कि इसके साथ में क्या निकलेगी, हमारी हीट भी प्रोड्यूस होगी। अब इसने कहा डू यू नो दैट रेस्पिरेशन इज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस। इसका एक्सप्लेनेशन मैं यहाँ पे दे दे रहा हूँ कि यस, respiration is an exothermic process. Why? Because in this we inhale oxygen and CO2 and water is released with energy. With energy, यानी कि इसके अंदर क्या होता है, जो हम ग्लूकोज लेते हैं वो ग्लूकोज क्या करेगा, कंबाइन करेगा C6H12O6। इसकी ट्रिक बताई थी मैंने, 1 to 1, और क्या कर देना, 6 से मल्टीप्लाई कर देना। तो ग्लूकोज हमारा जो होता है वो किसके साथ रिएक्ट करता है, जो हम ऑक्सीजन करते हैं, जो ये इनहेल करते हैं ये ऑक्सीजन, और इसके साथ क्या होता है, हमारी CO2 गैस निकलती है जो हम लोग एक्सहेल कर देते हैं। तो क्वेश्चन इसने पूछा था, और यहाँ पे क्या बनता है, H2O लिक्विड भी हमारा क्या होता है, रिलीज। तो आप देखेंगे कि क्लोरोफिल की क्या है, ये अपोजिट रिएक्शन है। इसके अंदर जो हमारा ग्लूकोज, जो हम लोग फूड लेते हैं, उसमें जो ग्लूकोज होता है वो क्या करता है, इनहेल की गई ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है और एक्सहेल की गई CO2 से रिएक्ट करता है। तो इस तरह का एग्जाम्पल, जब इस तरह का क्वेश्चन वो दे दे कि डिस्क्राइब रेस्पिरेशन इज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस, तो आप इस तरह से यहाँ पे क्या देंगे उसको, इस तरह से आप उसको लिख करके एक्सप्लेन कर सकते हैं। सो दिस इज एन एक्सप्लेनेशन फॉर द रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन का एक्सप्लेनेशन है ये। अब उसके बाद वो क्या कह रहा है, ऑल वी नीड टू एनर्जी टू स्टे, वी गेट दिस एनर्जी फ्रॉम द फूड वी ईट ड्यूरिंग डाइजेशन, फूड इज ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस। ये आपका बायोलॉजी वाला पार्ट है, बायोलॉजी के अंदर ये बहुत अच्छे से बताया गया है कि किस तरह से एंजाइम्स जो है वो उसको ब्रेक डाउन करते हैं। दीज कार्बोहाइड्रेट्स आर ब्रोकन डाउन टू फॉर्म ग्लूकोज, ग्लूकोज कंबाइंस विद ऑक्सीजन एंड दिस फॉर्म्स एनर्जी एंड दिस इज द प्रोसेस। तो यहाँ पे क्या होता है, मैंने आपको लिखा भी कि यहाँ पे जो रिएक्शन होती है उसके साथ क्या निकलती है, एनर्जी निकलती है। तो इस तरह से आप इसको एक्सप्लेन भी कर सकते हैं। मैंने रिएक्शन यहाँ पे लिख भी दी आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए, और इसने भी यहाँ पे रिएक्शन दी हुई है। उसके बाद कह रहा है डिकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल मैटर इनटू कंपोस्ट इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ एक्सोथर्मिक प्रोसेस। तो डे टू डे लाइफ में जो डिकम्पोजिशन होता है कंपोस्ट का, जो बैक्टीरिया होते हैं वो क्या करते हैं, इसको वेजिटेबल मैटर जो होता है उसको डिकम्पोज करते हैं और एनर्जी क्या करते हैं, रिलीज करते हैं। और वहाँ पे क्या होता है, आपने देखा होगा कि जो जब जब भी हम ऐसी जगह से गुजरते हैं
तो वहाँ पे स्मेल आ रही होती है, दैट स्मेल इज रिलेटेड टू द रिलीज ऑफ दीज गैसेस। जो गैसेस वहाँ पे रिलीज होती हैं, अदर गैसेस भी रिलीज होती है, आप हायर क्लासेस में पढ़ेंगे, तो उन गैसेस की वजह से वहाँ पे स्मेल आती है। और ये प्रोसेस कैसी है, ये एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। तो ये आपको याद रखना है एग्जाम्पल। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है डीकम्पोजिशन रिएक्शन। तो डीकम्पोजिशन रिएक्शन में क्या है कि डीकम्पोजिशन रिएक्शन जो है वो इसने यहाँ पे बताया हुआ है मुझे। डीकम्पोजिशन रिएक्शन, ये कुछ एक्टिविटी करवा रहा है, एक्टिविटी को समझते हैं। टेक अबाउट 2 ग्राम फेरस सल्फेट क्रिस्टल्स। तो फेरस सल्फेट के मैंने यहाँ पे रिएक्शन भी लिखी हुई है, इसने कुछ क्रिस्टल्स ले लिए। तो यहाँ पे ये जो बॉइलिंग ट्यूब है इस गर्ल के हाथ में, इसके अंदर क्या है, यहाँ पे फेरस क्रिस्टल जो है उसके कुछ क्रिस्टल्स हैं इसके अंदर। फिर ये कह रहा है नोट द कलर ऑफ द फेरस सल्फेट क्रिस्टल्स। तो हमें इसका क्या करना है, हमें इसका कलर जो है वो क्या करना है, इसको नोटिस करना है। उसके बाद कह रहा है हीट द बॉइलिंग ट्यूब ओवर द फ्लेम। यहाँ पे इसको हीट किया जा रहा है, तो ये बर्नर लगा हुआ है, ये इसको हीट कर रहा है। और ये बॉइलिंग ट्यूब है, बॉइलिंग ट्यूब का मतलब जिसके अंदर हम लोग किसी भी कंपाउंड को इजीली फ्लेम के ऊपर हीट कर सकते हैं। ऑब्जर्व द कलर ऑफ द क्रिस्टल्स आफ्टर हीटिंग। तो यहाँ पे जो इसका कलर होता है वो आप याद रखें कि ग्रीन कलर का ये होता है, जैसे कि CuSO4.5H2O ब्लू विट्रॉल जो होता है वो ब्लू कलर का होता है। ये ग्रीन कलर का होता है, ग्रीन इसका कलर होता है। और ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, ये फेरिक ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है। और फेरिक ऑक्साइड के बाद ये सल्फर डाइऑक्साइड गैस रिलीज करता है, और सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस, दिस इज सल्फर डाइऑक्साइड एंड दिस इज सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस। तो ये गैसेस रिलीज करता है। तो ये कह रहा है कि ग्रीन कलर ऑफ द फेरस सल्फेट क्रिस्टल्स हैज चेंज्ड। तो हम लोग जब एक्सपेरिमेंट करते हैं इसको, तो इसमें लिखा हुआ है वाफ्टिंग जेंटली टुवर्ड्स नोज। हम ऐसा नहीं करते कि वहाँ पे टेस्ट ट्यूब वो हीट कर रहे हैं और उसी के पास नोज लेके जाते हैं, थोड़ा हल्का हल्का पुश करते हैं अपनी तरफ उसकी वेपर्स को, ताकि हमें कोई हार्म ना हो। तो ग्रीन कलर जो होता है वो क्या हो जाता है, क्रिस्टल्स का चेंज हो जाता है। तो ये कैरेक्टरिस्टिक ऑर्डर जो है बर्निंग ऑफ सल्फर की, SO2 सल्फर के बर्निंग की जो ऑर्डर होती है वो भी आ रही होती है। फिर ये कह रहा है इन दिस रिएक्शन यू कैन ऑब्जर्व दैट ए सिंगल रिएक्टेंट ब्रेक डाउन टू गिव सिंपल प्रोडक्ट्स। एक सिंगल रिएक्टेंट है जो कि 1, 2 और 3 प्रोडक्ट बना रहा है। आप देखेंगे 3 प्रोडक्ट है। तो वो कह रहा है कि होता क्या है, ये सबसे पहले मैं इसकी रिएक्शन यहाँ पे लिखूंगा भी। इसने कहा कि दिस इज नॉन एज डिकम्पोजिशन रिएक्शन। जब एक रिएक्टेंट, सिंगल रिएक्टेंट ब्रेक डाउन हो जाए किसमें, सिंपल प्रोडक्ट्स में, तो इसे क्या कहते हैं, डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं। अब जो फेरस सल्फेट क्रिस्टल होते हैं सबसे पहले वो क्या करते हैं, हीट करते हैं, और कलर ऑफ क्रिस्टल चेंजेस हो जाता है। मैं इसकी रिएक्शन लिखूंगा, यानी कि जो फेरस सल्फेट होता है ये .7H2O की फॉर्म में होता है। It then decomposes to ferric oxide Fe2O3, sulfur dioxide and sulfur trioxide. Ferric oxide is a solid. Why these are gases? तो गाइज इसमें होता क्या है मैं आप लोगों को एक बार फिर से बता दूं कि यहाँ पे जो FeSO4 होता है .7H2O, दिस 7H2O का मतलब क्या होता है, ये 7H2O ऐसा नहीं है कि एक्वस सॉल्यूशन में है। 7H2O का मतलब यह है, जैसे आप लोगों ने जो हेयर जेल होता है कभी वो देखा होगा, तो हेयर जेल के अंदर क्या होता है कि उसका मैक्सिमम पार्ट सॉलिड होता है, बट वो जेल की तरह का होता है। इसका मतलब उसमें एक स्मॉल पोर्शन वाटर का होता है। या आप लोगों ने सॉल्ट देखा होगा, रेनी सीजन में वो क्या होता है कि रेनी सीजन के अंदर जो उसके जो क्रिस्टल्स होते हैं वो फाइन नहीं रह जाते, उसमें क्या होता है, थोड़ा सा वो वाटरी हो जाता है। मतलब वाटरी कहने का मतलब क्या है कि वो थोड़ा थोड़ा क्या हो जाता है कि लिक्विड स्टेट में जाने लगता है। तो उसे ही इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है .7H2O। तो ये एटमॉस्फेरिक वाटर जो होता है इसने अपने ऊपर क्या किया हुआ है, फिजिकल स्टेट में एक्वायर किया हुआ है। अब जैसे ही आप इसको हीट करेंगे, इसको हीट करेंगे, तो हीट करते ही ये 7H2O क्या हो जाता है, वेपर आउट हो जाता है। जैसे कि आप जो कॉमन सॉल्ट होता है, अगर वो रेनी सीजन के अंदर क्या होता है, थोड़े वाटर को रिटेन कर लेता है, तो जैसे ही आप उसको थोड़ा सा उसमें रखेंगे सनलाइट में, तो वो क्या हो जाएंगी, वाटर की क्रिस्टल्स चली जाएंगी। तो हीट करने पे यहाँ पे क्या मिलेगा, FeSO4। और ये FeSO4 क्या है, ये ही वो फेरिक सल्फेट है। इसका कलर ग्रीन होता है, और फिर क्या होता है, इसका कलर जो है ना वो वाइट होता है, वो दोबारा से वाइट क्रिस्टल में चेंज हो जाएगा। अब इसी को हम लोगों ने क्या किया, फर्दर हीट किया है, और हीट करके जो हमें प्रोडक्ट है यहाँ पे Fe2O3 प्लस SO2
प्लस SO3 मिलता है। तो दिस काइंड ऑफ हीटिंग इज वेरी वेरी स्मॉल एंड दिस काइंड ऑफ हीटिंग इज वेरी इंटेंस। ओके, तो यहाँ पे इसने यही बताया हुआ है कि ये इस फॉर्म में होता है। तो ग्रीन कलर में होता है, वाइट हो जाता है, वाइट के बाद ये क्या होता है, फिर से सॉलिड में बन जाता है और इस तरह से टूट जाता है। तो ये रिएक्शन लिखी हुई है वो यहाँ से यहाँ तक की रिएक्शन है। तो इसी तरह से इसने दूसरा एग्जाम्पल लिया है। सो दिस इज एग्जाम्पल नंबर 1 एंड दिस इज एग्जाम्पल नंबर 2। ये कह रहा है डिकम्पोजिशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। जो लाइम स्टोन होता है उसे हम क्या कहते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट, या कॉमन नेम है। तो ये भी क्या करता है, जैसे इसको हीट करते हैं तो हीट करने पे ये भी डिकम्पोजिशन रिएक्शन देता है। क्यों? कि सिंगल रिएक्टेंट जो है वो दो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया है। ठीक है, अब इसका हमें ये भी जानना जरूरी है कि कैल्शियम ऑक्साइड इज कॉल्ड लाइम और क्विकलाइम पीछे भी आया था। इट हैज़ मैनी यूजेस, वन इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सीमेंट। जो सीमेंट प्रोडक्शन होता है उसके अंदर ये बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है। तो व्हेन ए डिकम्पोजिशन कैरिड आउट इन हीटिंग इट इज कॉल्ड थर्मल डिकम्पोजिशन। तो यहाँ पे इसने क्या किया हुआ है कि यहाँ पे इसने इसकी डेफिनेशन दे दी है कि थर्मल डिकम्पोजिशन क्या होता है। तो थर्मल डिकम्पोजिशन के अंदर आप समझें कि डिकम्पोजिशन इन प्रेजेंस ऑफ हीट। कि जो डिकम्पोजिशन है वो किसकी प्रेजेंस में, हीट की प्रेजेंस में जब करेंगे तो वो क्या होता है, थर्मल डिकम्पोजिशन होता है। ये इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए। तो डिकम्पोजिशन की भी नेक्स्ट स्टेज है कि जब आप लोगों ने क्या किया, उसको हीट में किया तो वहाँ पे वो क्या होता है, हीटिंग करने पे थर्मल डिकम्पोजिशन होता है। और थर्मल डिकम्पोजिशन की इसने एक और एक्टिविटी ली हुई है यहाँ पे। इसने कहा है कि 2 ग्राम लेड नाइट्रेट लीजिए बॉइलिंग ट्यूब में, और फिर कह रहा है होल्ड द बॉइलिंग ट्यूब अबाउट 2 ग्राम नाइट्रेट बॉइलिंग ट्यूब। Hold the boiling tube with a pair of tongs. Tongs is a clip which can hold that with a pair of tongs and heat is over a flame. इसको flame के ऊपर क्या करेंगे हम लोग, heat करेंगे. What do you observe? Note down the change anyway. You will observe the emission of brown fumes. These fumes are of nitrogen dioxide. तो जब भी ये जो fumes निकल रही हैं यहाँ पे, ये किसकी हैं, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की हैं। और हमने इसके अंदर क्या किया हुआ है, लेड नाइट्रेट लिया हुआ है। तो ये जो है यहाँ पे, ये लेड नाइट्रेट है PbNO3 और 2, क्योंकि पीबी के ऊपर जो वैलेंसी होती है वो कितनी होती है, मैं यहाँ पे फिर से बता देता हूँ कि पीबी की जो वैलेंसी होती है वो +2 होती है और नाइट्रेट की जो वैलेंसी होती है वो 1 होती है, -1 होती है, 1 ले लेंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इट विल बिकम PbNO3 2। तो ये PbNO3 को जब हम लोग हीट करेंगे बॉइलिंग ट्यूब में ए पेयर ऑफ टोंग्स जिससे कि होल्ड करेंगे, तो NO2 गैस जो है वो आएगी और फ्यूम्स, ब्राउन फ्यूम्स होती हैं। तो इनका जो कलर होता है वो कैसा होता है, ब्राउन होता है। तो ये हमें जानना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद के द रिएक्शन टेक प्लेस, रिएक्शन के लिए हमें नेक्स्ट स्लाइड में जाना पड़ेगा। तो ये भी एग्जाम्पल है किसका, ये भी एग्जाम्पल है डिकम्पोजिशन रिएक्शन का। तो ये हमारा थर्ड एग्जाम्पल है जिसके अंदर क्या है कि लेड नाइट्रेट सॉलिड स्टेट में हीट कर रहे हैं। तो हम देख रहे हैं प्रोडक्ट नंबर 1, प्रोडक्ट नंबर 2 और ये कितने दे रहा है, प्रोडक्ट नंबर 3। 3 प्रोडक्ट से दे रहा है, 2 या 2 से ज़्यादा दे तो भी डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। तो यहाँ पे देख रहे हैं लेड ऑक्साइड बनेगा, यहाँ पे क्या हो रही है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है, और यहाँ पे दूसरी गैस क्या बनती है, ऑक्सीजन। तो ये हमारा क्या हो गया, डिकम्पोजिशन रिएक्शन का एग्जाम्पल। अब यहाँ पे इसने एक एक्टिविटी दी हुई है हमें, देखते हैं। लेट अस परफॉर्म सम मोर डिकम्पोजिशन रिएक्शन इन एक्टिविटी 1.7 एंड 1.2। अब ये 1.7 एक्टिविटी में क्या कह रहा है, कह रहा है टेक ए प्लास्टिक मग, एक प्लास्टिक का मग लिया हमने, इसमें 2 होल्स ड्रिल कर लिए। उसके बाद कह रहा है फिट रबर स्टॉपर्स। रबर स्टॉपर इसलिए फिट किया गया ताकि वो वाटर जो इसमें हम डालेंगे आगे एक्टिविटी में, आप देखेंगे वो नीचे से सिप आउट ना हो जाए। इंसर्ट कार्बन इलेक्ट्रोड्स इन दीज ट्यूब्स स्टॉपर्स एज शोन बिलो। तो हमने कार्बन की क्या डाल दी है, इसमें रोड्स डाल दी हैं। तो रोड्स डालने पे ये कार्बन की रोड, ग्रेफाइट की रोड आपको दिखाई दे रही है, ये और ये यहाँ पे, और ये इस तरह से हमने क्या हुआ है, रोड डाला हुआ है, इस तरह से उल्टी टेस्ट ट्यूब हमने इसमें लगाई हुई हैं ताकि हम उसके अंदर क्या देख सकें, किसी भी तरह की बबल फॉर्मेशन हो तो देख सकें। कनेक्ट दीज इज 286 वोल्ट बैटरी। हमने यहाँ पे इसको क्या किया हुआ है, एनोड और कैथोड के साथ किससे कनेक्ट कर दिया, 6 वोल्ट बैटरी से। स्विच भी हमने यहाँ पे लगा दिया। दिस प्रोसेस इज इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर। तो इसका नाम इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर है। कैसे हो रहा है ये समझते हैं। फिल द मग विद वाटर, इलेक्ट्रोड्स आर इमर्स्ड। इस तरह से वाटर को फिल करना है कि यहाँ तक इस लेवल से ऊपर लेवल रहे।
टेक टेस्ट 2 टेस्ट ट्यूब्स फिल्ड विद वाटर एंड इन्वर्ट देम ओवर द कार्बोनेट। 2 टेस्ट ट्यूब हमने ऊपर से लगा दी उसके ऊपर जो हमारी इलेक्ट्रोड्स हैं, ताकि वाटर जो है यहाँ पे वो हम इसमें हमें दिख सके बबल्स की फॉर्म में जब बबल बनेंगी। तो लीव अपेरेचस फॉर सम टाइम, ऑब्जर्व द फॉर्मेशन ऑफ बबल्स ऑन बोथ द इलेक्ट्रोड। दोनों इलेक्ट्रोड्स पे क्या बनने लगेंगी? बबल्स बनने लगेंगी। आप देख रहे हैं कि ये जो डॉटेड फॉर्म है ये किसकी है? बबल्स की है। और ये पूरा का पूरा वाटर है। एक में हाइड्रोजन बन रहा है, एक में क्या बन रहा है? ऑक्सीजन। और ये पूरा प्लास्टिक का मग है। तो आप लोग एक बात हमेशा ध्यान रखें, कैथोड पे हाइड्रोजन बनेगा और एनोड पे ऑक्सीजन बनेगा। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है हमें समझने के लिए। एमसीक्यूज वगैरह के अंदर ऐसा क्वेश्चन बहुत कॉमन होता है। इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर एट एनोड व्हाट वी गेट। तो एनोड पे क्या बनता है? हमें यहाँ पे ऑक्सीजन मिलता है। इज द वॉल्यूम ऑफ गैस कलेक्टेड इज सेम इन बोथ टेस्ट ट्यूब्स। वंस द टेस्ट ट्यूब्स आर ब्लाइंड विद द रेस्पेक्टिव गैसेस, रिमूव देम केयरफुली। टेस्ट दिस गैसेस वन बाय वन, बर्निंग कैंडल्स क्लोज टू द माउथ ऑफ द टेस्ट ट्यूब। व्हाट हैपन्स इन ईच केस? जैसे ही हम लोग ये टेस्ट ट्यूब हटाएंगे और गैसेज यहाँ पे बनेंगी, तो ऑक्सीजन के साथ क्या होगा कि अगर हमने यहाँ पे फ्लेम लाए हैं हम लोग, तो जो फ्लेम है वो मोर इंटेंस हो जाएगी। क्योंकि ऑक्सीजन जो होती है वो फ्लेम को क्या करेगी? सपोर्ट करेगी, उसके बर्निंग को सपोर्ट करेगी। ऑक्सीजन जो है वो बर्निंग को सपोर्ट करती है। लेकिन जैसे इस इलेक्ट्रोड के पास आप फ्लेम लेके आओगे, तो ये क्या हो जाएगी? या तो एक्सटिंग्विश हो जाएगी, या तो ये बुझ जाएगी, या फिर ये क्या हो जाएगी? और बहुत ही डिम हो जाएगी। फ्लो लेके आएंगे। तो दिस इज द आंसर फॉर दिस। और इसके लिए उसने बोला भी है कि ये तो हमें बता दिया, पर हम लोग एक्टिविटी को कैसे करें? हमें नहीं पता कि कौन सी गैस किधर बन रही है, तो हम लोग फ्लेम से चेक करेंगे। फ्लेम का टेस्ट जो होता है वो इस तरह से किया जाता है। तो ये पूरा का पूरा क्या है? इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर। इसकी जो इक्वेशन आप लिखेंगे, आपसे कह सकता है इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि हाइड्रोजन का क्या किया, H2O का क्या किया जा रहा है? इलेक्ट्रोलाइसिस। और इलेक्ट्रोलाइसिस में इलेक्ट्रोलाइसिस और इलेक्ट्रोलाइसिस में क्या बन रही है? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस बन रही है। तो इनको बैलेंस कर देंगे। तो बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे? 2H2O, 2 हाइड्रोजन। ओके, आप लोग प्रैक्टिस हो जाएगी तो कर लेंगे। तो ये लिक्विड स्टेट में है, ये गैसेस स्टेट में है। तो इस एक्टिविटी को हम इस तरह से समझ सकते हैं बहुत बेहतर तरीके से, हमारी कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग इंक्रीज होती है। क्योंकि हम देख रहे हैं कि यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे एक रिएक्टेंट है और उससे कितने प्रोडक्ट बन रहे हैं? 1 और 2 प्रोडक्ट बन रहे हैं। तो दिस इज ऑल्सो डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ये भी अपने आप में क्या है? डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। उसके बाद हम यहाँ पे चलते हैं एक्टिविटी 1.8। ये कह रहा है टेक अबाउट 2 ग्राम सिल्वर क्लोराइड दैट इज AgCl। तो यहाँ पे AgCl लिया हुआ है इसने, सिल्वर क्लोराइड AgCl। फिर ये कह रहा है व्हाट इज इट्स कलर। तो प्लेस दिस चाइना डिश इन सनलाइट फॉर सम टाइम, ऑब्जर्व द कलर ऑफ द सिल्वर क्लोराइड आफ्टर सम टाइम। कुछ टाइम बाद आप देखेंगे कि चाइना डिश के अंदर लेने से इसका कलर क्या हो गया? चेंज। तो आप देख रहे हैं कि जो सिल्वर क्लोराइड है वो किस में कन्वर्ट हो गया? ग्रे में कन्वर्ट हो गया। यानी कि यहाँ पे क्या बन गया कि ये जो ग्रे कलर होता है ये किसका होता है? Ag का होता है। और इसका जो कलर होता है वो वाइट होता है। तो ये वाइट से किस में कलर हो जाएगा? कुछ टाइम बाद सनलाइट में ये जो है वो ग्रे में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये भी अपने आप में क्या है? डिकम्पोजिशन रिएक्शन। क्योंकि आप देख रहे हैं कि एक से क्या प्रोडक्ट बन रहे हैं? एक प्रोडक्ट ये बन गया और दूसरा प्रोडक्ट ये बन गया। तो सिल्वर और क्लोरीन जो है वो गैस यहाँ पे बन रही है, सिल्वर प्रोड्यूस हो रहा है। तो ये भी हमारी क्या है? डिकम्पोजिशन रिएक्शन का एग्जाम्पल है। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। तो इसने यहाँ पे बोला है सिल्वर ब्रोमाइड के अंदर भी ऐसे ही होता है। तो सिल्वर ब्रोमाइड भी हम लोग देख रहे हैं AgBr, उसको भी सनलाइट में रखेंगे तो वो भी Ag में और Br2 में कन्वर्ट हो जाएगा। तो सेम सिल्वर ब्रोमाइड भी क्या देगा? डिकम्पोजिशन रिएक्शन देगा। तो ये जो रिएक्शन है ये कौन सी है? डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ये भी हमारी डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। तो कह रहा है इन अबव रिएक्शंस आर यूज्ड इन ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी। तो वाइट एंड ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी जो होती है उसके अंदर ये रिएक्शंस यूज की जाती हैं। आप लोग हायर क्लासेस में पढ़ेंगे क्या यूज होता है, कैसे होता है। तो व्हाट एन फॉर्म ऑफ एनर्जी इज कॉजिंग
these decomposition reactions। तो इस पार्ट का आंसर होगा थर्मल एनर्जी। थर्मल एनर्जी, थर्मल एनर्जी क्यों होगा इसका आंसर? क्योंकि हम लोग देख रहे हैं कि जो सनलाइट है वो क्या करा रहा है, हीट एनर्जी प्रोड्यूस करा रहा है, उसको थर्मल एनर्जी भी कहते हैं। हीट एनर्जी भी आप आसान से देखते हैं। तो यहाँ पे लिखा भी है इसने, सीन दैट डिकम्पोजिशन रिक्वायर एनर्जी आइदर इन द फॉर्म ऑफ हीट, लाइट और इलेक्ट्रिसिटी फॉर ब्रेकिंग डाउन दी रिएक्टेंट्स। तो यहाँ पे हमें इतना पता लगता है कि यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि नेसेसरी कंडीशन क्या है, या आपसे ऐसे पूछ सकता है कि नेसेसरी कंडीशन क्या है फॉर डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो नेसेसरी कंडीशन जो है वो आपको लिख देनी है कि आइदर हीट एनर्जी मिल जाए, या फिर क्या मिल जाए, लाइट मिल जाए। लाइट भी क्या करेगी, थर्मल एनर्जी प्रोड्यूस करेगी। या हमें क्या मिल जाए, इलेक्ट्रिसिटी मिल जाए। एनी काइंड ऑफ एनर्जी विच कैन ब्रेक डाउन दिस इज नॉन फॉर नेसेसरी कंडीशन फॉर डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है, और ये रिएक्शन जो होती हैं वो कैसी होती हैं, एंडोथर्मिक रिएक्शन होती है। यानी कि जो डिकम्पोजिशन रिएक्शन होती हैं उसके अंदर क्या होगा, सबसे पहली चीज वो किस में ब्रेक डाउन होगा, नेसेसरी। वो क्या है, उसकी कंडीशन क्या है कि वो दो प्रोडक्ट्स में डिवाइड होगा, दो प्रोडक्ट्स के अंदर दो प्रोडक्ट बनाएगा या उससे ज़्यादा प्रोडक्ट बनाएगा एक ही रिएक्टेंट। दूसरा दूसरा पॉइंट, नेसेसरी कंडीशन ये है। और तीसरी, जहाँ पे हीट रिलीज होती है, या सॉरी हीट एब्जॉर्ब होती है जिन रिएक्शंस के अंदर, हीट एब्जॉर्ब का मतलब रिएक्टेंट यूजेस हीट। तो जो हीट यूज होती है उसे हम क्या कहते हैं हमेशा, एंडोथर्मिक रिएक्शंस, उसे हम एंडोथर्मिक रिएक्शंस कहते हैं। तो एक्सोथर्मिक पहले आया था कॉम्बिनेशन के अंदर, और यहाँ पे एंडोथर्मिक किसके अंदर आया, हमारा डिकम्पोजिशन रिएक्शन के अंदर। नेक्स्ट हमारी जो रिएक्शन है वो क्या है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो इसकी तरफ चलते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की तरफ। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के अंदर यहाँ पे क्या दिया गया है, आप ये देखिए, एक्टिविटी से समझते हैं। ये कह रहा है टेक 3 आयरन नेल्स एंड क्लीन देम बाय रबिंग विथ सैंड पेपर। रबिंग क्यों की हमने, इसका रीज़न बताता हूँ आपको। कि होता क्या है कि जब भी आयरन जो होता है हमारा, तो नेचुरल स्टेट में जब भी वो बाहर रखा रहता है तो उस पर रस्ट जम जाती है। तो हम लोग सैंड पेपर से एक क्या करते हैं, उसको रब करते हैं, ताकि वो जो उसके ऊपर ऑक्साइड की लेयर बनी हुई है रस्टिंग में, वो क्या हो जाए, रिमूव हो जाए, ताकि वो प्योर क्या रहे, वो प्योर फॉर्म में हमें आयरन वहाँ पे मिल सके। तो ये ले लिया। टेक 2 टेस्ट ट्यूब्स मार्क्ड एज ए एंड बी। इन ईच टेस्ट ट्यूब टेक अबाउट 10 ml ऑफ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। तो मैं यहाँ पे दो टेस्ट ट्यूब ले रहा हूँ। दिस इज द पार्ट ऑफ 1.2.3, दैट इज द डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसकी पहली एक्टिविटी मैं यहाँ पे ले रहा हूँ। तो इसमें मैंने दो टेस्ट ट्यूब ले लिए हैं। एक ये मेरे पास टेस्ट ट्यूब है, और एक ये मेरे पास टेस्ट ट्यूब है। दिस इज ए, दिस इज बी। फिर ये कह रहा है टेक 2 टेस्ट ट्यूब्स मार्क्ड एज ए एंड बी। इन ईच टेस्ट ट्यूब टेक अबाउट 10 ml कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। तो हर किसी के अंदर मैंने क्या किया है कि 10 ml कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन ले लिया है। 10 ml CuSO4 सॉल्यूशन, CuSO4 सॉल्यूशन ले लिया है मैंने इसके अंदर। इसके बाद वो कह रहा है tie 2 iron nails with a thread and immerse them carefully in the copper sulfate solution in test tube B for about 20 minutes। 20 मिनट्स के लिए मैंने इसमें क्या डाल दिए हैं, दो नेल्स डाल दी हैं। पुट 2 नेल्स, और नेल्स किसकी हैं, आयरन की। आयरन नेल्स को मैंने इसके अंदर डाला है, दो आयरन नेल डाल दी हैं 20 मिनट के लिए, फॉर 20 मिनट्स। उसके बाद वो कह रहा है कीप 1 आयरन नेल असाइड फॉर कंपैरिजन। एक आयरन नेल को मैंने क्या कर दिया कि यहाँ पे कंपैरिजन के लिए अलग निकाल दिया। फिर कह रहा है आफ्टर 20 मिनट्स टेक आउट द आयरन नेल फ्रॉम द कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। इसमें से मैंने क्या किया कि एक नेल को निकाल दिया, और उसके बाद कंपेयर द इंटेंसिटी ऑफ द ब्लू कलर कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन इन टेस्ट ट्यूब्स ए एंड बी। अब ए के अंदर भी मैंने क्या किया हुआ था, यहाँ पे इसने मिस किया कि ए के अंदर मैंने दो टेस्ट ट्यूब और डाली हुई हैं, टेस्ट ट्यूब्स आयरन नेल और डाली हुई, तो इसमें भी मैंने आयरन नेल्स डाली थी। अब वो कह रहा है कि इन दोनों के अंदर कंपेयर करना है आयरन नेल्स को।
इसका मतलब यहाँ पे रिएक्शन किसकी हो रही है, आयरन की किसके साथ हो रही है, कॉपर सल्फेट के साथ। ऑल्सो कंपेयर द कलर ऑफ द आयरन नेल्स डिप्ड इन द कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन विद द वन केप्ट असाइड, जो कि हमने एक अलग रखी हुई है, न्यू वाली जो अलग रखी हुई है, उससे इसको कंपेयर करना है। तो कंपेयर करने में हम लोग ये देखेंगे कि वहाँ पे जो आयरन नेल जो कॉपर सल्फेट है वो फेड अप हो गया है, जो कि हम लोग नेक्स्ट उस स्लाइड के अंदर देखते हैं। यहाँ पे देखते हैं हम लोग कि यहाँ पे इसने लिया हुआ है कि दो टेस्ट ट्यूब है मेरे पास, टेस्ट ट्यूब ए, दिस इज टेस्ट ट्यूब बी। इसके अंदर क्या है, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन है, ये आपको दिख रहा होगा कि ब्लू कलर का है। और यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे टेस्ट ट्यूब जो टेस्ट ट्यूब है ये क्या हो चुका है, फेडेड। तो इसने कहा आयरन नेल्स टेकन आउट फ्रॉम कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, और ये न्यू वाली जो थी हमारी कि जिसके अंदर क्या है कि जो हमारी जो कि तू साइड रखी हुई थी उसको कोई यूज़ नहीं किया, वो वाली आयरन नेल है। तो आप देखेंगे इनके अंदर क्या हो गया है कि जो आयरन नेल become brownish in color and the blue color copper sulfate is faded। तो यानी कि ये वाला जो टेस्ट ट्यूब है, इस टेस्ट ट्यूब के अंदर कोई रिएक्शन नहीं हुई है, इसके अंदर आयरन नेल नहीं डाली थी, इसके अंदर केवल क्या थी, आयरन नेल थी। तो यानी कि टेस्ट ट्यूब बी क्या हो गई है, ये कॉपर सल्फेट फेड अप हो गया है। तो यानी कि हुआ क्या है टेस्ट ट्यूब बी के अंदर, बी के अंदर कॉपर सल्फेट की रिएक्शन किससे हुई है, आयरन से। और आयरन ने क्या बनाया है, आयरन सल्फेट और साथ में कॉपर। इन दिस रिएक्शन आयरन हैज डिस्प्लेस्ड और रिमूव्ड अनदर एलिमेंट कॉपर फ्रॉम कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, और इसीलिए ये क्या हो गया, इसका रीजन क्या है यहाँ पे, दैट्स वाई ड्यू टू डिस्प्लेसमेंट बाय आयरन द कॉपर सल्फेट इन टेस्ट इन ट्यूब बी गॉट फेडेड। ये क्या हो गया, फेड हो गया। और उसकी जगह कौन आ गया, उसकी जगह आयरन आ गया है। तो यहाँ पे रिएक्शन इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। एफई जो है जब इसने टेस्ट ट्यूब बी में यहाँ पे ये वाली नेल जो है डाली, तो यहाँ पे क्या हो गया कि ये जो नेल है इसने क्या कर दिया, कॉपर सल्फेट को क्या कर दिया, कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया। और यहाँ पे जो कलर है वो क्या हो गया, चेंज। क्योंकि वो जो कलर था वो किसकी वजह से था, कॉपर +2 आयंस की वजह से था, जो कि अब क्या हो चुके हैं, कॉपर की फॉर्म में यहाँ पे आपको नीचे की तरफ मिलेंगे। अब तो इस तरह के रिएक्शन जिसके अंदर क्या हो रहा है, एक रिएक्टेंट दूसरे वाले को क्या कर दे रहा है, डिस्प्लेस कर दे रहा है उसके सॉल्यूशन से। मतलब ये सॉलिड स्टेट में होगा, ये एक्वस स्टेट में आ जाएगा, और दो जो एक्वस स्टेट में होगा वो किस में आ जाएगा, सॉलिड स्टेट में। तो इस तरह के रिएक्शन को हम लोग क्या करते हैं, क्या कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो ये हमारी जो रिएक्शन होती हैं ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती हैं। फिर ये कह रहा है अदर एग्जांपल्स ऑफ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस आर, कुछ अदर एग्जांपल्स भी हैं। कैसे पहचानेंगे हम लोग डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो रही है रैंडम रिएक्शन से, आप देखेंगे कि जिंक जो है यहाँ पे कॉपर सल्फेट के साथ रिएक्ट कर रहा है, और यहाँ पे आप देखेंगे कि जिंक सल्फेट बन गया और कॉपर यहाँ पे क्या हो गया, हमारा सोल्यूशन से बाहर हो गया, एक्वा सोल्यूशन से। का मतलब जिंक ने कॉपर को रिप्लेस कर दिया। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं जिंक रिप्लेस्ड कॉपर। उसके बाद पीबी, लेड जो होता है हमारा, दिस इज लेड, किसके साथ रिएक्ट कर रहा है, CuCl2 के साथ, दैट इज कॉपर क्लोराइड। और यहाँ पे हम देखेंगे कि यहाँ पे क्या बन गया, लेड क्लोराइड बन गया और कॉपर क्या हो गया, साइड हो गया। तो यहाँ पे जो है हमारी क्या हो गई है, इस Pb ने रिप्लेस्ड कॉपर। तो Pb ने किसे रिप्लेस कर दिया है, कॉपर को रिप्लेस कर दिया है। तो जिंक एंड लेड आर एलिमेंट दैट मोर रिएक्टिव एलिमेंट देन कॉपर, दे डिस्प्लेस कॉपर फ्रॉम इट्स कंपाउंड्स। तो यहाँ पे हमारी जो इसने पॉइंट दिया है वो दिया है रिएक्टिविटी सीरीज। रिएक्टिविटी सीरीज क्या है, रिएक्टिविटी सीरीज जो है एक एलिमेंट्स को हम लोगों ने क्या किया हुआ है कि केमिकल रिएक्शंस को देखते हुए, जैसे यहाँ पे केमिकल रिएक्शन की और ये केमिकल रिएक्शन के बेसिस पे हमने उनकी केमिकल एक्टिविटी को क्या किया हुआ है, डिसाइड किया हुआ है। तो एलिमेंट रिएक्टिविटी सीरीज के अंदर एलिमेंट्स जो हैं वो अरेंज हैं, आर अरेंज्ड ऑन बेसिस ऑफ देयर स्ट्रेंथ। और स्ट्रेंथ किस रेस्पेक्ट में, स्ट्रेंथ सो दैट दे डिस्प्लेस
other elements in their सॉल्यूशन में क्या कर सकते हैं, डिस्प्लेस कर सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम देखते हैं कि अगर उसने कहा ए डिस्प्लेसेस बी फ्रॉम इट्स सॉल्यूशन, इसके सॉल्यूशन से बी को क्या कर देता है, डिस्प्लेस कर देता है, तो हम क्या कहेंगे, हम कहेंगे कि ए जो है मोर रिएक्टिव है किससे, देन बी से। इसी तरह से जैसे यहाँ पे हमने देखा, यहाँ पे मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि यहाँ पे हमने देखा कि यहाँ पे Fe जो है मोर रिएक्टिव है किससे, कॉपर से। यहाँ पे जिंक जो है वो मोर रिएक्टिव है कॉपर से। और यहाँ पे हमने देखा जो Pb है वो मोर रिएक्टिव है कॉपर से। तो आप याद रखें डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के अंदर ये रिएक्टिविटी वाला कॉन्सेप्ट किस तरह से इंडल्ज है, और इस तरह से हम लोग यहाँ पे देखते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन लेकर के वो आपसे ऐसे क्वेश्चन भी पूछ सकता है। अब उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है, दैट इज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। यानी कि डिस्प्लेसमेंट से भी एक स्टेप फर्दर, कुछ ऐसा मतलब निकल के यहाँ पे आ रहा है। अब इसने फिर वही एक्टिविटी से स्टार्ट की। टेक अबाउट 3 ml ऑफ सोडियम सल्फेट सॉल्यूशन इन ए टेस्ट ट्यूब। ये सोडियम सल्फेट इसने ले लिया टेस्ट ट्यूब में। इन अनदर टेस्ट ट्यूब टेक अबाउट 3 ml ऑफ बेरियम क्लोराइड सॉल्यूशन। तो यहाँ पे इसने टेस्ट ट्यूब के अंदर बेरियम क्लोराइड लिया हुआ है, और यहाँ पे क्या लिया हुआ है, सोडियम सल्फेट लिया हुआ है। सोडियम सल्फेट मतलब Na2SO4 ये वाला यहाँ पे लिया हुआ है, और बेरियम क्लोराइड BaCl2 ये लिया हुआ है। मिक्स द टू सॉल्यूशंस। आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे क्या हो रहा है कि Na2SO4 को इसमें पोर किया जा रहा है। तो यहाँ पे हम देखेंगे क्या हुआ कि बेरियम क्लोराइड के साथ रिएक्शन के साथ हुआ क्या कि सोडियम जो है वो और बेरियम जो है वो दोनों ने आपस में रिएक्शन की, और रिएक्शन करके यहाँ पे क्या मिला कि बेरियम जो है वो सोडियम के एनायन के साथ आ गया, और जो सोडियम है वो बेरियम के एनायन के साथ आ गया। यानी कि यहाँ पे क्या हुआ कि यहाँ पे हमें जब इस एक्टिविटी में क्या मिलता है, दिस इनसॉल्युबल सब्सटेंस फॉर्म्ड इज नॉन एज प्रेसिपिटेट। यानी कि यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे क्या बन रहा है, ये पीपीटी बन रहा है। इसे पीपीटी कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में। प्रेसिपिटेट क्या होता है, यहाँ पे ऐसा समझ लीजिए कि जैसे ट्रांसपेरेंट सॉल्यूशन है, उसके नीचे कुछ क्रिस्टल्स आपको दिखाई देंगे। वो क्रिस्टल्स किस फॉर्म में होंगे, वाइट सॉलिड की फॉर्म में होंगे, हल्के हल्के। जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा कि जो जैसे सैंड होती है वाटर के अंदर, वो क्या हो जाती है, आप कुछ टाइम बाद देखेंगे कि सैंड जो होती है नीचे जमा होनी शुरू हो जाती है, इस तरह से जमा हो जाता है। तो इस तरह पीपीटी फॉर्मेशन किसके अंदर होता है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के अंदर। और डबल डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे क्यों बोला, क्योंकि एक दूसरे के एनायन के साथ ये क्या कर जाते हैं, दोनों के दोनों रिएक्शन कर जाते हैं। आइए कुछ और समझते हैं इसमें फर्दर कॉन्सेप्ट्स को। तो इसने बोला है कि व्हाट कॉजेज दिस। तो यहाँ पे हमने देखा पिछली स्लाइड के अंदर कि सोडियम सल्फेट बेरियम क्लोराइड के साथ रिएक्ट कर रहा है, BaSO4 NaCl बना रहा है। तो ऐसा क्यों हुआ, ऐसा इसलिए हुआ, इसका रीजन यहाँ पे दिया हुआ है इसने कि यहाँ पे जो वाइट प्रेसिपिटेट है बेरियम सल्फेट का, वो फॉर्म्ड हुआ है रिएक्शन ऑफ बेरियम एंड सल्फेट नेगेटिव। अब मैं आपको प्रॉपरली यहाँ पे समझाता हूँ कि हुआ क्या है। कि आपने जो यहाँ पे देखा कि जो हमारी रिएक्शन में, एक बार फिर से बता देता हूँ आप लोगों को कि यहाँ पे जो रिएक्शन थी Na2SO4 प्लस BaCl2, और हमारे पास क्या बना फिर BaSO4 प्लस NaCl। बैलेंसिंग में मैं भी नहीं जा रहा हूँ, हम समझते हैं कि यहाँ पे हुआ क्या है। यहाँ पे क्या कह रहा है, कह रहा है वाइट प्रेसिपिटेट ऑफ दिस। तो यहाँ पे जो पीपीटी बना है, यहाँ पे टेस्ट ट्यूब जो वहाँ पे दिखाई गई थी उसके नीचे मैंने शो किया था, तो वो बेरियम किसका बना है, इसका पीपीटी बना, और ये वाइट कलर का होगा। तो वाइट पीपीटी किसका बना है, बेरियम सल्फेट का, और वो सोडियम सॉरी सल्फेट और बेरियम प्लस 2 के कॉम्बिनेशन से बना है। यानी कि ये जो बना है ये बेरियम प्लस 2 और सल्फेट के साथ बना है। फिर ये कहता है अदर प्रोडक्ट फॉर्म्ड इज सोडियम क्लोराइड। हमारा सोडियम क्लोराइड बना है, ये कहाँ रहेगा, ये सॉल्यूशन के अंदर ही रहेगा, ये सॉल्यूशन के अंदर ही रहेगा। ये आप लोगों को प्रेसिपिटेट की फॉर्म में नहीं दिखेगा। जैसे कि हम लोग जो वाटर होता है उसके अंदर जो नमक घुला होता है, तो वो उस तरह से रहेगा वहाँ पे। तो सच रिएक्शंस इन विच देयर इज एन एक्सचेंज ऑफ आयंस इज नॉन एज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो ये क्या हो गई, इसकी डेफिनेशन हो गई। कि डेफिनेशन के अंदर क्या हो रहा है, एक्सचेंज ऑफ आयंस हो रहा है। एक्सचेंज ऑफ आयंस को मैं कैसे दिखा सकता हूँ, आप देखिए यहाँ पे सोडियम है सल्फेट के साथ है,
इसको ऐसे भी दिखा सकता है, बेरियम है और वो क्लोरीन के साथ है, यहाँ पे बना बेरियम सल्फेट और NaCl। तो अब आप देखिएगा ध्यान से, यहाँ पे हुआ क्या है, ये है कि ये सोडियम जो है इसने अपने एनायन को छोड़ दिया और ये किसके साथ चला गया, ये बेरियम के एनायन के साथ चला गया। तो एक्सचेंज हो गया आयंस का। अब यहाँ पे जो सल्फेट है, जो सोडियम का एनायन है, वो किसके साथ चले गया, वो बेरियम के साथ चला गया। तो यानी कि इसका भी क्या हो गया, इसने भी अपने एनायन को क्या कर लिया, एक्सचेंज कर लिया। तो होता क्या है यहाँ पे, आयंस आपस में क्या हो जाते हैं, एक्सचेंज हो जाते हैं। तो यहाँ पे आयंस का एक्सचेंज होता है और इस आयंस के एक्सचेंज को ही हम लोग क्या कहते हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन से किस तरह से अलग है, डिस्प्लेसमेंट में एक आयन का डिस्प्लेसमेंट होगा, यहाँ डबल होगा, मतलब वो उससे डिस्प्लेस होगा और दूसरा किससे होगा, दूसरा दूसरे से डिस्प्लेस होगा। तो ये हमारी बात किसकी हुई, ये हमारी बात हुई इसकी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की। अब उसने फिर से वही रिकॉल एक्टिविटी 1.2 जो सबसे शुरू में हमने एक्टिविटी की थी उसको रिकॉल करवा रहा है। यू हैव मिक्स द सॉल्यूशंस ऑफ लेड नाइट्रेट विद पोटेशियम आयोडाइड। तो इसको मैं यहाँ पे बता रहा हूँ कि लेड नाइट्रेट PbNO32 प्लस पोटेशियम आयोडाइड के साथ उसकी रिएक्शन हो रही है, पोटेशियम आयोडाइड दैट इज Ki। तो दिस इज लेड नाइट्रेट और इसकी रिएक्शन हो गई पोटेशियम आयोडाइड के साथ। यहाँ पे हमें क्या मिला, मैंने आपको बताया था इसके अंदर क्या मिलेगा हमें, PbI2 और साथ में क्या मिलेगा, KNO3। PbI2 येलो कलर का PPT बना देगा, यह येलो कलर का PPT बना देगा। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि हो क्या रहा है, हो ये रहा है कि जो Pb है इसने अपने एनायन को छोड़ दिया, ये किसके एनायन के साथ चला गया, पोटेशियम के, इसने ये प्रोडक्ट बना दिया। NO3 जो है वो Pb का एनायन है, ये K के साथ चला गया और दोनों ने मिलकर क्या बना दिया, KNO3 मिल गया, क्योंकि यहाँ पे आयंस का डिस्प्लेसमेंट हुआ है। तो दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ डबल डिस्प्लेसमेंट। ये भी एक एग्जाम्पल है किसका, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ओके, तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है दैट इज ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। तो ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन के अंदर यहाँ पे क्या होता है हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। जब इसने कहा है हीट अ चाइना डिश कंटेनिंग अबाउट 1 ग्राम कॉपर पाउडर, यहाँ पे इसने कॉपर पाउडर लिया हुआ है, Cu पाउडर, और ये उसको नीचे से बर्नर से हीट कर रहा है, ट्राइपॉड स्टैंड रखा हुआ है ताकि उसको होल्ड कर सके, और वायर गॉज रखा हुआ है ताकि वायर गॉज के ऊपर ही हीट हो सके। अब इसने यहाँ पे टॉपिक डाला हुआ है फिगर के अंदर, ऑक्सीडेशन ऑफ कॉपर टू कॉपर ऑक्साइड। तो हम देख रहे हैं इसके अंदर रिएक्शन क्या होती है, रिएक्शन कह रहा है सरफेस ऑफ कॉपर पाउडर बिकम्स कोटेड विद ब्लैक कॉपर ऑक्साइड। तो जो कॉपर होता है, हम लोगों ने भी कॉपर वायर के अंदर कॉपर देखा है, तो वो शाइनी कलर का होता है, लेकिन वो यहाँ पे किस में कन्वर्ट हो गया, वो यहाँ पे ब्लैक कलर में कन्वर्ट हो गया। और ब्लैक कलर में कन्वर्ट क्यों हुआ, ब्लैक कलर में कन्वर्ट होने के लिए क्या है कि ब्लैक सब्सटेंस फॉर्म्ड हुआ है। क्यों, क्योंकि कॉपर की रिएक्शन किससे हुई है, ऑक्सीजन के साथ हुई है, इसलिए वो किस में कन्वर्ट हो गया है, इसलिए वो ब्लैक कलर में कन्वर्ट हो गया है। तो पहली रिएक्शन हमने ये ऑब्जर्व की। इसका रीजन क्या बताया इसने, ऑक्सीजन इज एडेड, ये तो ऑब्वियस है, नथिंग इज स्पेसिफिक इन दिस। इफ हाइड्रोजन गैस इज पास्ड ओवर दिस सब्सटेंस मटेरियल, द ब्लैक कोटिंग ऑन द सब्सटेंस टर्न्स टू ब्राउन एंड रिवर्स रिएक्शन टेक प्लेस। हमने कॉपर इज ऑब्टेन्ड, कॉपर किस कलर का होता है, ब्राउन कलर का होता है। तो यानी कि इसने क्या बोला है, इसने बोला है कि जब आप कॉपर को ऑक्सीजन से कन्वर्ट ऐड करेंगे, हीट करेंगे, तो वो कॉपर ऑक्साइड बना देगा, वो ब्लैक हो जाएगा। लेकिन इस कॉपर ऑक्साइड को जो ब्लैक कलर का है, दिस इज ब्लैक, जब आप ऑक्सीजन हाइड्रोजन से पास करेंगे तो ये दोबारा से ब्राउन कलर का हो जाएगा, यानी कि अपनी दोबारा से अपनी नेटिव फॉर्म में आ जाएगा, जो इसकी नेटिव फॉर्म यहाँ थी। तो ये हो क्या रहा है, ऑक्सीजन से रिएक्शन की तो वो रिएक्शन उल्टी हो गई किसके साथ, हाइड्रोजन के साथ। तो इसका रीजन है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। ये हो क्या रहा है, पहले इसका यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है, और जिस चीज का ऑक्सीडेशन हो जाता है उसको दोबारा से अगर रिड्यूस करा दिया जाए तो वो अपनी किस फॉर्म में आ जाती है, उसी फॉर्म में आ जाती है। और यहाँ पे इसका क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। तो ये कह रहा है इफ ए सब्सटेंस गेन्स ऑक्सीजन ड्यूरिंग ए रिएक्शन इट इज सेड टू बी ऑक्सीडाइज्ड, इफ ए सब्सटेंस लूजेस ऑक्सीजन ड्यूरिंग द रिएक्शन इट इज कॉल्ड एज रिड्यूस्ड। तो यहाँ नहीं कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के अंदर हमें यहाँ पे याद रखना होगा कि जो ऑक्सीडेशन है वो क्या है, ऑक्सीडेशन है यहाँ पे +O2,
शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ ताकि आप लोगों को याद रहे। ऑक्सीजन का एडिशन, हमारे पास ऑक्सीडेशन है, और उसके साथ क्या कह रहे हैं, अगर ऑक्सीजन लूज कर दिया तो वो क्या हो जाएगा, और रिडक्शन क्या है, -O2। -O2 मतलब उसने ऑक्सीजन को क्या कर दिया, लूज कर दिया। फिर ये कह रहे हैं ड्यूरिंग दिस रिएक्शन कॉपर ऑक्साइड इज लूजिंग ऑक्सीजन। यहाँ पे ये ऑक्सीजन को क्या कर रहा है, कॉपर ऑक्साइड लूज कर रहा है। यहाँ पे कॉपर ऑक्साइड से क्या कन्वर्ट हो गया, कॉपर, तो उसने लूज कर दिया, तो इसलिए क्या है रिडक्शन। और यहाँ पे इसने क्या किया है, कॉपर ने ऑक्सीजन को ऐड किया है, तो इसलिए क्या हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया। तो यानी कि यहाँ पे हो क्या रहा है, इसने बताया कि इस रिएक्शन के अंदर दोनों रिएक्शन हो रही हैं। कैसे, क्योंकि एक कॉन्सेप्ट इसके अंदर क्या है, दूसरा कॉन्सेप्ट जो है वो ये है कि केवल ऑक्सीजन ही डिसाइड नहीं कर सकती कि ऑक्सीडेशन रिडक्शन होगा, हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन भी क्या करेगी, डिसाइड करेगी। डिसाइड कैसे करेगी, इसने यहाँ पर क्या बोला है, द हाइड्रोजन इज गेनिंग ऑक्सीजन एंड गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड, वन रिएक्शन गेट ऑक्सीडाइज्ड व्हाइल द अदर गेट रिड्यूस्ड ड्यूरिंग ए रिएक्शन। और ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि ऑक्सीडेशन जो है हाइड्रोजन के केस में उल्टा है। आप ऐसे याद रखें, ऑक्सीजन का एडिशन और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज ऑक्सीडेशन, और रिडक्शन क्या है, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन और एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। तो आप ऐसे याद रखें, आप ऐसे याद रखें कि ऑक्सीजन का एडिशन और हाइड्रोजन का रिमूवल ऑक्सीडेशन हो गया। ट्रिक क्या है इसको याद करने की, ओ के अंदर, ऑक्सीडेशन के अंदर ओ आता है तो ऑक्सीजन ऐड होएगा, ओके, और हाइड्रोजन क्या होगी, रिमूव होगी। रिडक्शन वाला पार्ट इसका रिवर्स है, दिस इज द ट्रिक टू रिवर्स। तो अब इस तरह की रिएक्शन जिसके अंदर ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन दोनों हो रहे हो, इस तरह के रिएक्शन को क्या कहते हैं, रिडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। इस तरह के रिएक्शन को रिडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। फिर यहाँ पे इसने बताया भी है कि रिडॉक्स रिएक्शन क्या है। रिडॉक्स रिएक्शन, यहाँ पे देखा कॉपर ऑक्साइड जो है किसमें कन्वर्ट हो गया, कॉपर में। ऑक्सीजन रिमूव हो गई तो इसका क्या हो गया, रिडक्शन। हाइड्रोजन के अंदर ऑक्सीजन ऐड हो गई, आप देख रहे होंगे, तो यहाँ पे क्या हो गया, इसका ऑक्सीडेशन हो गया। ओके, सम अदर एग्जांपल्स ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन। पहला एग्जांपल कि यहाँ पे जिंक ऑक्साइड के साथ कौन रिएक्ट कर रहा है, कार्बन। तो जिंक ऑक्साइड का इस तरफ क्या हो रहा है, जिंक के साथ रिडक्शन हो रहा है, आर लिख रहा हूं मैं। और यहाँ पे जब कार्बन जो है वो ऑक्सीजन को गेट कर रहा है तो क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो पूरी की पूरी रिडॉक्स रिएक्शन है। MnO2, MnO2 ऑक्सीजन को रिमूव कर रहा है, तो इसलिए रिडक्शन हो रहा है। हाइड्रोजन क्या कर रहा है, हाइड्रोजन के साथ कौन है, Cl। तो Cl आप देखेंगे कि Cl क्या हो गया, हाइड्रोजन को रिमूव कर दिया, तो इसलिए Cl का क्या हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया। इस तरह से हमें चीज़ों को देखना है। मैं आगे क्वेश्चंस लूंगा तब उसमें और बेहतर तरीके से देखेंगे। तो इसने एक बोला भी है यहाँ पे, तो जो कार्बन है वो ऑक्सीडाइज्ड हो रहा है, CO एंड ZnO इज रिड्यूस टू जिंक। यहाँ पे हमने समझाया आपको कि जिंक ऑक्साइड से जिंक में क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। तो ये पूरा इसने बताया हुआ है कि HCl जो है वो ऑक्सीडाइज्ड हो गया Cl2 में, और MnO2 क्या रिड्यूस हो गया क्योंकि यहाँ पे इसने ऑक्सीजन लीव कर दी और HCl ने हाइड्रोजन को लीव कर दिया, और लीविंग ऑफ हाइड्रोजन इज व्हाट, ऑक्सीडेशन। फिर ये कह रहे फ्रॉम द अबव एग्जांपल्स वी कैन से दैट इफ ए सब्सटेंस गेन्स ऑक्सीजन एंड लूजेस हाइड्रोजन। मैंने आपको शॉर्ट ट्रिक में चीज यहाँ पे बता दी है। उसके बाद उल्टा उसने बोला है ऑक्सीडाइज इफ ए सब्सटेंस लूजेस ऑक्सीजन गेन्स हाइड्रोजन इट इज रिड्यूस। ये मैंने शॉर्ट ट्रिक में आपको यहाँ पे बता दिया। तो दिस इज द पार्ट वी कन्वर्ट। लाइक हम नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पे हमारा क्या खत्म हुआ था, ऑक्सीडेशन रिडक्शन। जब मैं इसके फर्दर अब क्वेश्चन लूंगा तो हम उसको और डीप में समझेंगे, तब तक अलग दूसरा टॉपिक समझते हैं। हैव यू ऑब्जर्व द इफेक्ट्स ऑफ ऑक्सीडेशन रिडक्शन इन एवरीडे लाइफ। तो दिस इज द टॉपिक, इफेक्ट्स ऑफ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, ऑक्सीडेशन रिएक्शंस इन अवर एवरीडे लाइफ। ऑक्सीडेशन रिएक्शन जो हमारी डे टू डे लाइफ में होती हैं उनको ऑब्जर्व करना है हमें। तो यहाँ पे क्या कह रहा है, सबसे पहला टॉपिक क्या है, कोरोजन। कोरोजन के अंदर क्या हुआ, आयरन आर्टिकल्स आर शाइनी व्हेन न्यू बट गेट कोटेड विद रेडिश ब्राउन पाउडर व्हेन लेफ्ट सम टाइम। तो कोरोजन जब होता है आयरन का, तो आयरन का कोरोजन हो गया, तो आयरन किस में कन्वर्ट हो गया, शाइनी था यहाँ पे, और यहाँ पे क्या बन गया, ये आयरन ही रहेगा लेकिन ये क्या हो गया, रेडिश ब्राउन। तो कौन सा कलर कन्वर्ट हो जाता है, रेडिश ब्राउन में कन्वर्ट हो जाता है एंड लेफ्ट फॉर सम टाइम। इसे कहते हैं रस्टिंग ऑफ आयरन। दिस इज इंपॉर्टेंट। तो दिस इज कॉल्ड एज रस्टिंग
ऑफ आयरन, ये रस्टिंग ऑफ आयरन है। उसके बाद कह रहा है सम अदर मेटल्स आल्सो गेट टार्निश्ड। टार्निशिंग का मतलब होता है कि उसकी जो नेचुरल स्टेट में जो उसका कलर है वो क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। हैव यू नोटिस द कलर ऑफ कोटिंग फॉर्म्ड ऑन कॉपर एंड सिल्वर। तो कॉपर और सिल्वर के ऊपर क्या होता है, ग्रेइश कलर की हमारी कोटिंग बन जाती है, ठीक है। और कॉपर जो है वो ब्लैक कलर का हो जाता है। तो ये इसके क्या हैं, कलर हैं कोटिंग के। ये कह रहा है व्हेन ए मेटल इज अटैक्ड बाय सब्सटेंसेस अराउंड मॉइस्चर एसिड इट इज सेड टू बी कोरोड एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज कोरोजन। तो ये क्या होगी, इसकी डेफिनेशन हो गई। डेफिनेशन क्या हो गई कि जब भी कोई सब्सटेंस पे, मेटल पे मॉइस्चर एसिड्स एटसेट्रा जब भी कोरोड करेंगे उसको, मतलब फॉर्मेशन कोई लेयर बनाएंगे, केमिकल प्रोसेस करेंगे, तो वो क्या हो जाएगी, उसे कोरिजन बोलेंगे। ब्लैक कोटिंग ऑन सिल्वर एंड द ग्रीन कोटिंग ऑन कॉपर। कॉपर के ऊपर ग्रीन कोटिंग भी बोलते हैं, इसको ग्रे कोटिंग भी बोल देते हैं कि ग्रेइश कलर की होती है। और ब्लैक कोटिंग किसके ऊपर होती है, सिल्वर के ऊपर। अभी हम लोगों ने पीछे एक एग्जांपल भी लिया था कि जिसके अंदर कॉपर किस में कन्वर्ट हो गया था, कॉपर हमारा ब्लैक कोटिंग में कन्वर्ट हो गया था। अदर एग्जांपल्स ऑफ ये कलर आपको याद रखने हैं कि कोरोजन में क्या होता है। आयरन रेडिश ब्राउन में, जो सिल्वर है वो ब्लैक कोटिंग में, और कॉपर जो है वो किस में, ग्रीन में। तो कोरोजन कॉजेज डैमेज टू कार बॉडीज। तो कोरोजन जो है वो डैमेज करता है कार बॉडीज को, ब्रिजेस को, रेलिंग्स को, हम लोग ने डे टू लाइफ में देखा है। फिर ये कह रहा है कोरोजन ऑफ आयरन इज ए सीरियस प्रॉब्लम एवरी ईयर एन अमाउंट ऑफ मनी इज डैमेज। तो इसके बोला है कि चैप्टर 3 में दोबारा लेगा इसको, तब तब हम लोग देखेंगे। तो आयरन क्या है कि आयरन की जो रस्टिंग है, क्योंकि मेनली जो हमारे आइटम्स होते हैं, मतलब जो हमारे डे टू डे लाइफ में चीज़ें हैं वो मेनली आयरन की ही बनी होती हैं, वो मजबूती देता है किसी भी उस मेटल को। तो इसलिए सबसे मजबूत मेटल होने की वजह से हम लोग क्या करते हैं, डे टू डे लाइफ में इसको यूज़ करते हैं। तो इसीलिए यहाँ पे कोरोजन का प्रॉब्लम होना एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है रेंसिडिटी। रेंसिडिटी के लिए एग्जांपल दे रहा है, हैव यू एवर टेस्टेड और स्मेल द फैट कंटेनिंग मटेरियल लेफ्ट फॉर ए लॉन्ग टाइम। कुछ भी आप लोगों ने देखा होगा, पिकल्स वगैरह होते हैं, उसको आप लोग क्या करते हैं, अगर कुछ टाइम के लिए ओपन छोड़ दिया जाए तो वो रेंसिड हो जाते हैं। जैसे आप लोगों ने ब्रेड भी अगर छोड़ दी है बाहर कुछ टाइम के लिए, तो वो देखा होगा कि उस पर फंगस वगैरह बन जाता है। वो अगर खाएंगे भी तो वो सॉर लगती है टेस्ट में। तो इसीलिए ये इसने क्वेश्चन पूछा है। व्हेन फैट्स एंड ऑयल आर ऑक्सीडाइज्ड, अगर फैट एंड ऑयल जो होते हैं सब्सटेंसेज में ऑक्सीडाइज हो जाएं, दे बिकम रेंसिड एंड द स्मेल एंड टेस्ट चेंजेस। उनकी स्मेल और टेस्ट क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। सो दिस इज द इफेक्ट ऑफ रेंसिडिटी। तो इफेक्ट ऑफ रेंसिडिटी क्या है, इफेक्ट ऑफ रेंसिडिटी है कि यहाँ पे क्या हो जाता है कि स्मेल एंड टेस्ट गॉट चेंज, वो क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। ओके और इसका कॉज क्या है, कॉज यहाँ पे इसने लिखा हुआ है कि जो हमारे मटेरियल होते हैं वो क्या होते हैं कि उनके फैट और ऑयल जो होते हैं वो अपनी नेचुरल कॉम्पोजिशन को यहाँ पे क्या कर देते हैं, लूज कर देते हैं। ये कह रहे यूजुअली सब्सटेंसेज विच प्रिवेंट ऑक्सीडेशन, एंटीऑक्सीडेंट बोलते हैं उनको, आर एडिड टू फूड्स कंटेनिंग फैट्स एंड ऑयल। पिकल्स वगैरह के अंदर क्या होता है, एंटीऑक्सीडेंट डाले जाते हैं। तो दिस इज इंपॉर्टेंट कि एंटीऑक्सीडेंट जो है इसका प्रिवेंशन है, ठीक है, इसके रेंसिडिटी को रोकने के लिए। कीपिंग फूड इन एयर टाइट कंटेनर हेल्प्स टू स्लो डाउन ऑक्सीडेशन। इस एयर टाइट कंटेनर में आपने बंद कर दिया तो ऑक्सीजन के कंटेन उसमें नहीं आएगा, वो कांटेक्ट में नहीं आएगा, तो रेंसिडिटी वहाँ पे नहीं होगी। डू यू नो दैट चिप्स मैन्युफैक्चर यूजुअली फ्लश बैग्स ऑफ चिप्स विद गैस सच दैट नाइट्रोजन। तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि नाइट्रोजन से चिप्स जो होते हैं, पैकेट जो होते हैं, उनको क्या कहता है, फ्लश किया जाता है, फिल किया जाता है, क्योंकि ये हमारी जो गैसेज होती हैं ये लेस रिएक्टिव होती हैं। और लेस रिएक्टिव होने की वजह से ये फ्लश करने से क्या होगा, जो उसमें से हम लोग वैक्यूम क्रिएट करते हैं चिप्स के पैकेट में, फिर उसके अंदर नाइट्रोजन फिल करते हैं, तो नॉन रिएक्टिव गैसेज हैं। और इसी वजह से यहाँ पे क्या होता है, रेंसिडिटी नहीं होती है। तो ऑक्सीडाइज करता है ये, इससे चिप्स को हमारे ऑक्सीडाइज होने से क्या करता है, प्रिवेंट करता है। क्योंकि ऑक्सीजन अगर होगी, अगर हमने नॉर्मल एयर उसके अंदर फिल कर दी पैकेट के अंदर, तो ऑक्सीजन भी उसका एक कंपोनेंट है नॉर्मल एयर का, तो वो क्या होंगे, रेंसिड हो जाएंगे। तो प्योरली हम लोग जो नॉन रिएक्टिव गैसेस होती हैं, नाइट्रोजन, ऑर्गन एटसेट्रा, हम लोग उसके अंदर फिल करते हैं। चलते नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। यस, तो दीज आर दी क्वेश्चंस जो मैं नेक्स्ट जो मैं यहाँ पे लेने जा रहा हूँ। तो चलते हैं इन क्वेश्चंस को करते हैं कि ये क्वेश्चंस किस तरह से हैं।
तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, राइट द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशंस फॉर द फॉलोइंग रिएक्शंस। इस क्वेश्चन में करने के लिए मतलब हमें रिएक्शन लिखनी है, उसके बाद उसे क्या करना है, बैलेंस भी करना है। तो उसे करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे कि हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे हमें वर्ड्स में दिया हुआ है। तो वर्ड्स में हमें क्या करेंगे, पहले उनके जो फॉर्मूलाज हैं वो रिवाइज करेंगे, वो देखेंगे कि किस कौन कौन सा फॉर्मूला कहाँ पे लगेगा। जैसे सोडियम का Na पॉजिटिव, सल्फेट का SO4 2 नेगेटिव, तो आप लोग रिवाइज कर लें। और उसके बाद फिर क्या करेंगे, उन रिएक्शंस को देखेंगे बैलेंस कैसे करना है। तो सॉल्यूशन के अंदर सबसे पहला पार्ट में जो लेने जा रहा हूँ वो मेरे पास क्या है, वो है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। लेट मी सेलेक्ट द पेन। सॉल्यूशन फर्स्ट, मैं दो पार्ट में करूंगा इसको। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के अंदर मैं आप लोगों को याद दिला दूं, कैल्शियम जो था वो क्या था, Ca+2। हाइड्रोक्साइड के लिए OH नेगेटिव एक वैलेंसी था। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे कि कैल्शियम के साथ क्या आ जाएगा, OH के दो आ जाएंगे। OH के दो क्यों, क्योंकि OH पे एक पे -1 है, एक OH पे -1 और आ जाएगा, -2 + 2 क्या करेंगे, दूसरे को कैंसिल करेंगे। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हमारे पास हो गया CaOH2। उसके साथ वो कह रहे हैं कार्बन डाइऑक्साइड, दैट इज CO2। कार्बन डाइऑक्साइड को यूज करेंगे हम। उसके बाद है कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट के अंदर क्योंकि कैल्शियम हमें पता है Ca+2 हो गया, और कार्बोनेट के लिए क्या बताया था मैंने, CO3 2 नेगेटिव। आप चाहो तो मेरी पिछली वीडियो के अंदर जाकर के स्लाइड के अंदर देख सकते हो। यहाँ पे हो गया कैल्शियम कार्बोनेट, और साथ में कौन आ गया, यहाँ पे मेरे पास आ गया वाटर, दैट इज H2। ये मेरे पास इक्वेशन यहाँ पे आई है, तो मैं फर्दर ढंग से लिख देता हूँ। यहाँ पे ये COCA3 + H2। तो ये मेरे पास यहाँ पे इक्वेशन है। तो इस इक्वेशन के अंदर हमें अब इसको बैलेंस करना है। तो बैलेंसिंग के अंदर सबसे पहला स्टेप मैंने क्या बताया था, सबसे पहला स्टेप मैंने बताया था कि बैलेंसिंग ऑफ हाइड्रोजन। बैलेंसिंग ऑफ हाइड्रोजन, या हाइड्रोजन को हम लोग किस तरह से बैलेंस करेंगे। तो मैंने इसकी ट्रिक बताई थी आप लोगों को कि LHS में जो हाइड्रोजन है वो देखिए कितने हैं, यहाँ पे 2 हैं। तो LHS में जो हाइड्रोजन है वो 2 है, और RHS के अंदर जो हाइड्रोजन है वो भी 2 है। तो मैं देख रहा हूँ कि वो क्या है, वो बैलेंस्ड है। तो हाइड्रोजन और हाइड्रोजन दोनों बैलेंस्ड है, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा बैलेंस्ड। हम स्टेप बाय स्टेप फॉलो करेंगे। नंबर 2, बैलेंसिंग ऑक्सीजन। ऑक्सीजन को क्या करना है, बैलेंस करना है। तो ऑक्सीजन में LHS में देखता हूँ कितनी है, ऑक्सीजन मेरे पास है यहाँ पे 2, यहाँ से 2, 2 अंदर जाएगा, यहाँ से 2 आ गया, +2 4 है। RHS के अंदर कितनी है, RHS के अंदर मैं देख रहा हूँ 3 एंड 1, 3 + 1 कितनी है, 4 है। तो यहाँ पे मेरे पास जो ऑक्सीजन है वो भी पूरी की पूरी क्या है, बैलेंस्ड है। उसके बाद थर्ड स्टेप के अंदर मैं देख रहा हूँ कि मुझे अदर एलिमेंट्स को क्या करना है, बैलेंस करना है। तो अदर एलिमेंट्स में यहाँ पे बैलेंसिंग अदर एटम्स। तो अदर एटम्स मेरे पास हैं, तो मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पे कैल्शियम कितना है, 1 है। कैल्शियम यहाँ पे RHS में भी 1 है। कार्बन जो है वो LHS में भी 1 है, और कार्बन में देख रहा हूँ यहाँ पे RHS में भी 1 है। तो इसको भी लिख देंगे ऑलरेडी बैलेंस्ड। बैलेंस, तो हमारी पूरी की पूरी रिएक्शन बैलेंस है। ऐसा लिखने से क्या होता है CBSE के अंदर कि आप लोगों ने प्रोसेस फॉलो किया है, तो इसके मार्क्स हमें बहुत इजीली मिल जाते हैं लिखने से। तो हम लोग देखते हैं कि बैलेंस रिएक्शन जो है वो यही है, CaOH2 + CO2, कैल्शियम कार्बोनेट, एंड देन H2। ओके, तो हम लोगों ने इस रिएक्शन को यहाँ पे लिख दिया बैलेंस्ड। उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, बी पार्ट। वो कह रहा है जिंक, जिंक का हमें सिंबल पता है, जिंक है प्लस, यहाँ पे कह रहा है सिल्वर नाइट्रेट, सिल्वर नाइट्रेट AgNO3। AgNO3 कैसे, मैंने आपको बताया था नाइट्रेट के अंदर हमें क्या लेना है, NO3 निगेटिव। मैंने स्लाइड के अंदर कवर किया हुआ है, आप चाहे तो उसमें देख सकते हैं कि नाइट्रेट का फॉर्मूला क्या है। उसके साथ हम लोगों ने सिल्वर लिया है, सिल्वर के अंदर कितना वैलेंसी थी, +1, उसको हम लोगों ने +1 वैलेंसी के अंदर लिया था। तो यहाँ पे कितना हो गया ये AgNO3, फॉर्मूला क्या बनेगा, Ag +1 NO3 -1।
तो बैलेंस करके कितना बनेगा AgNO3। उसके बाद मैंने लिखा यहाँ पे कितना, जिंक नाइट्रेट। अब हमें देखना है ध्यान से, नाइट्रेट के ऊपर कितनी वैलेंसी है 1, तो यानी कि आप लोग जो मेथड लगाते थे जिंक की वैलेंसी 2 और नाइट्रेट जो है उसकी वैलेंसी 1, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बन जाएगा ZnNO3 2। उसके बाद सिल्वर, और यहाँ पे मेरे पास क्या है, ये सिल्वर है। अब सबसे पहला स्टेप जो मैं करूंगा इसके अंदर, बैलेंसिंग ऑफ हाइड्रोजन। तो बैलेंसिंग ऑफ हाइड्रोजन के अंदर क्या है, नो हाइड्रोजन, कोई हाइड्रोजन नहीं है, तो आप चाहे तो उसको ऐसे लिख सकते हैं। उसके बाद नंबर 2, बैलेंसिंग ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए LHS में हम लोग देखते हैं कि कितनी ऑक्सीजन है, यहाँ पे कितनी है 3, क्योंकि केवल AgNO3 के अंदर NO3 के साथ क्या है, ऑक्सीजन है। उसके साथ RHS के अंदर हमारे पास जो ऑक्सीजन है वो कितनी है, 3 2 जा, यहाँ पे कितना आएगा 6, तो यहाँ पे 6 है। अब ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए मुझे LHS में AgNO3 को क्या करना पड़ेगा, 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ताकि 3 इंटू 2 कितना हो जाए, 6 हो जाए। तो मल्टीप्लाई AgNO3 इन LHS बाई 2। तो हमने मल्टीप्लाई किया तो इक्वेशन क्या आ गई, जिंक प्लस 2 AgNO3, और यहाँ पे हो गया जिंक NO3 2 प्लस Ag। तो हमारी हाइड्रोजन तो इसमें थी नहीं, तो मैंने लिख दिया था यहाँ पे नो हाइड्रोजन, क्योंकि मुझे प्रैक्टिस ऐसे ही है करने की क्वेश्चंस की। आप लोग भी ऐसी हैबिट डालेंगे, हाइड्रोजन फिर ऑक्सीजन फिर अदर एटम्स। नंबर 3, अदर एटम्स। अदर एटम्स को करने के लिए, अदर एटम्स देखिए क्या है, जिंक, जिंक बैलेंस है, यहाँ पे हम देखेंगे, सॉरी, जिंक जो है वो बैलेंस है। उसके बाद जो नाइट्रोजन है वो भी 2 है, नाइट्रोजन यहाँ पे भी 2 है, लेकिन जो Ag है मैं देख रहा हूँ यहाँ पे 2 Ag है और यहाँ पे कितना है 1 Ag। तो हम लिखेंगे Ag इन LHS इज 2, इन RHS इट इज 1। तो मैं यहीं पे लिख रहा हूँ मल्टीप्लाई RHS Ag बाई 2। तो 2 मल्टीप्लाई करते मेरी इक्वेशन क्या बन गई, जिंक प्लस 2 Ag NO3 एंड दिस इज जिंक NO3 2 प्लस 2 Ag। तो मेरी पूरी की पूरी रिएक्शन क्या हो गई है, बैलेंस हो गई है। तो हम देखते हैं कि किस तरह से हम लोगों ने बैलेंस किया। बैलेंस करने के लिए सबसे वही सिंपल स्टेप्स जो मुझे फॉलो करने हैं, हाइड्रोजन देन ऑक्सीजन एंड देन अदर एटम्स। तो मुझे इस तरह से लेके चलना है। स्टूडेंट्स क्यों कंफ्यूज होते हैं उसमें, क्योंकि हर क्वेश्चन में वो अलग मेथड लगाते हैं। वो देखेंगे कि इक्वेशन ये है तो यहाँ पे जिंक पे लग जाएंगे, यहाँ पे उनको देखेगा कि हाँ ऑक्सीजन ये और ये हाइड्रोजन कुछ इनबैलेंसिंग है, वो कैल्शियम पे लग जाएंगे। तो ऐसा नहीं करना है, आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप चलना है, हाइड्रोजन देन ऑक्सीजन एंड देन अदर एटम्स। तो इससे इजीली इक्वेशन 3 या 4 स्टेप मैक्सिमम में हमारी क्या हो जाती है, बैलेंस हो जाती है। और उसके लिए हमें कोई भी यहाँ पे हिट एंड ट्रायल यूज नहीं करना पड़ता। थैंक यू वेरी मच। तो चलते हैं हम क्वेश्चंस की तरफ। क्वेश्चंस में हमारे सामने है कि आइडेंटिफाई द सब्सटेंसेस दैट आर ऑक्सीडाइज इन द सब्सटेंस विच आर रिड्यूस इन द फॉलोइंग रिएक्शन। तो हम लोग देख रहे हैं ये ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन टाइप जो था हमारा टॉपिक था, जो मैंने पीछे ब्रीफली बहुत अच्छे से आपको कवर करके दिया है, तो उसी के ऊपर क्वेश्चन है। तो स्टार्ट करते हैं इसको। तो सब्सटेंसेस को देखना है ऑक्सीडाइज एंड रिड्यूस, तो यानी कि दोनों की दोनों रिएक्शन कैसी है, रिडॉक्स रिएक्शन है। वो रिएक्शन जिसके अंदर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों हो रहा हो तो उसे क्या बोलते हैं हम लोग, रिडॉक्स रिएक्शन। तो हम लोग देखते हैं फर्स्ट पार्ट ए। यहाँ पे है 4 सोडियम सॉलिड स्टेट में है प्लस O2 गैसेस स्टेट में है, और ये बना रहा है 2Na2O। तो यहाँ पे हमें बताना है कि जो सब्सटेंस है जो ऑक्सीडाइज हो रहा है और जो सब्सटेंस क्या हो रहा है, जो यहाँ पे रिड्यूस हो रहा है। तो यहाँ पे हमने देखा कि यहाँ पे जो सोडियम है, सोडियम के साथ क्या हो रहा है, सोडियम के साथ ऑक्सीजन का एडिशन हो रहा है, सोडियम के साथ ऑक्सीजन का एडिशन हो रहा है। तो जो सोडियम है वो क्या हो रहा है, उसका ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे हेयर सोडियम कंबाइनिंग
या एडिशन विद O2, तो ऑक्सीजन, सो सोडियम इज बीइंग ऑक्सीडाइज्ड हेयर। तो यहाँ पे हमारा क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है किसका, सोडियम का। तो ये हमारे हमें क्या देखना था यहाँ पे कि किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। तो हम देख रहे हैं यहाँ पे क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है किसका, यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है सोडियम का। चलते हैं सेकंड पार्ट की तरफ। सेकंड पार्ट क्या कह रहा है, CuO प्लस H2, और ये सॉलिड स्टेट में है, ये गैसेस स्टेट में है। फिर ये क्या बना रहे हैं, कॉपर सॉलिड प्लस H2O लिक्विड। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जो कॉपर है, कॉपर का कॉपर ऑक्साइड जो है वो किस में कन्वर्ट हो रही है, कॉपर में। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, रिमूवल ऑफ O2। यहाँ पे ऑक्सीजन रिमूव हो जा रही है क्योंकि कॉपर ऑक्साइड किस में कन्वर्ट हो रहा है, कॉपर में। और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन क्या होता है बेटा, रिडक्शन। तो ये रिडक्शन हो रहा है यहाँ पे। हाइड्रोजन जो है उसके साथ क्या हो रहा है, हाइड्रोजन के साथ यहाँ पे O2 ऐड हो जा रही है। तो O2 ऐड हो रही है तो इसका क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। तो हमने देखा कि क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन यहाँ पे इस तरह से हो रहा है। तो सब्सटेंसेस बताने हैं जो इनका ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो हमें यहाँ पे लिखना है ए पॉइंट हेयर CuO कन्वर्टेड टू कॉपर। तो फिर लिखना है रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन हेंस रिडक्शन ऑफ CuO टेकिंग प्लेस। तो CuO का क्या हो रहा है, यहाँ पे हमारा रिडक्शन हो रहा है। उसके बाद बी प्रॉपर्टी कैसे लिखेंगे कि H2 कन्वर्टिंग टू H2O। इसका कॉन्सेप्ट क्या है, इसका रीजन भी हम लोग देंगे प्रॉपर आंसर राइटिंग के अंदर कि यहाँ पे एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है, तो इसलिए हेंस ऑक्सीडेशन ऑफ हाइड्रोजन टेकिंग प्लेस। तो यहाँ पे अब हम आंसर राइटिंग करेंगे तो हम लोग ऑक्सीडेशन ऑफ H2 को अंडरलाइन करेंगे और रिडक्शन ऑफ कॉपर ऑक्साइड को, ताकि हमें डायरेक्ट देखते ही यहाँ पे क्वेश्चन का पता लगे। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि इस तरह से हमने क्वेश्चन को किया, इस तरह से आप लोगों को क्वेश्चंस को पहचानना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जो हमारे पास स्लाइड में है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये है और यहाँ पे ये कह रहा है इन द रिफाइनिंग ऑफ सिल्वर। सिल्वर की रिफाइनिंग जो होती है वो इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग होती है, थोड़ा आप लोगों को पता होना चाहिए केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आगे कह रहा है द रिकवरी ऑफ सिल्वर फ्रॉम सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन। सिल्वर नाइट्रेट से रिकवरी कर रहा है सिल्वर की, फ्रॉम सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन इन्वॉल्व्स डिस्प्लेसमेंट बाय कॉपर मेटल। तो डिस्प्लेसमेंट होता है किसका, कॉपर मेटल का। राइट डाउन द रिएक्शन इन्वॉल्व, हमें बताना है कि यहाँ पे जो रिएक्शन है वो कौन सी इन्वॉल्व है। तो यहाँ पे हम देखते हैं क्या होगा कि रिकवरी ऑफ सिल्वर फ्रॉम सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन डिस्प्लेसमेंट बाय कॉपर। तो यहाँ पे क्या होगा कि हमारा जो सिल्वर है, तो सिल्वर किससे रिप्लेस हो रहा है, फ्रॉम सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन। तो सिल्वर नाइट्रेट मेरे पास क्या होगा, सिल्वर नाइट्रेट हमें पता होना चाहिए। मैं फिर से बता रहा हूँ यहाँ पे कि जो नाइट्रेट होता है वो NO3 नहीं होता है, और Ag जो सिल्वर होता है वो प्लस होता है, एक एक वैलेंसी है। तो सिल्वर नाइट्रेट क्या होगा, AgNO3। सिल्वर फ्रॉम सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन डिस्प्लेसमेंट बाय कॉपर मेटल। तो कॉपर मेटल से क्या होगा, इसका डिस्प्लेसमेंट होगा। तो होगा क्या, यहाँ पे रिएक्शन क्या होगी, तो और ये कैसी रिएक्शन है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हमारे यहाँ पे क्या होगी कि जो कॉपर है, कॉपर किसके साथ रिएक्ट करेगा, AgNO3 के साथ, और क्या बनाएगा, यहाँ पे कॉपर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन देगा, इसने बोला है। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती है कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जब हमारा एक एलिमेंट दूसरे के सोल्ट सॉल्यूशन से उसको क्या कर देता है, रिप्लेस कर देता है। तो कॉपर किसको रिप्लेस करेगा, यहाँ पे NO3 के साथ जाएगा। तो यहाँ पे हमें मिलेगा CuNO3
और NO3 कितना मिलेगा, 2 मिलेगा, और यहाँ पे क्या मिलेगा, यहाँ पे हमें Ag मिलेगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इसको बैलेंस करेंगे फर्दर। तो रिएक्शन हमारी ये है, और क्योंकि कॉपर क्या होता है, कॉपर की वैलेंसी 2 होती है और NO3 की कितनी होती है, 1 होती है, तो इसलिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से ये आएगा। तो ये हमारी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। अब इसके अंदर बैलेंसिंग द रिएक्शन, तो इतना हम लोग प्रैक्टिस किए। तो उसमें बैलेंसिंग द रिएक्शन के अंदर सबसे पहले आप देखोगे क्या, NO3 यहाँ पे 2 है, तो सबसे पहला स्टेप मल्टीप्लाई। तो यहाँ पे LHS में कितना है NO3, 1, RHS में कितना है 1, तो बैलेंसिंग NO3। NO3 को बैलेंस करने के लिए हमने क्या किया, मल्टीप्लाई AgNO3 इन रिएक्टेंट बाई 2 बाई 2। तो ये रिएक्शन क्या बन गई, ये रिएक्शन मेरी बन गई है यहाँ पे कॉपर प्लस 2 AgNO3, और यहाँ पे बन गया कॉपर NO3 2 प्लस Ag। ओके, आप चाहो तो यहाँ पे इसको सॉलिड स्टेट, इसको एक्वस स्टेट, इसको एक्वस स्टेट और इसको सॉलिड स्टेट दिखा सकते हो। तो मैं यहाँ पे सॉलिड, एक्वस, यहाँ पे एक्वस और इसको सॉलिड स्टेट दिखा रहा हूँ। अब उसके बाद स्टेप 2, कौन इम्बैलेंस हो रहा है यहाँ पे, हम देख रहे हैं कि यहाँ पे कौन इम्बैलेंस हो रहा है, Ag। Ag यहाँ पे कितना है 2, यहाँ पे कितना है 1, तो बैलेंसिंग Ag। Ag को बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे, इन RHS और प्रोडक्ट साइड मल्टीप्लाई Ag बाई 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे इधर, तो Ag भी बैलेंस हो जाएगा। तो हमारी रिएक्शन बनेगी कॉपर सॉलिड प्लस 2 AgNO3, this is Ag aqueous, and this will produce copper NO3 2 aqueous plus 2 Ag, this will become 2 Ag and it will be solid। so this is our reaction, this is our final answer। तो हमारा जो फाइनल रिएक्शन है वो क्या है, वो ये है। तो ये हमारा आंसर है। तो इस तरह से हमने क्या किया कि देखिए किस तरह से हमने लिखा, सिल्वर नाइट्रेट को लिखा, मैंने लिखा है आप लोगों के नॉलेज के लिए, आप नहीं लिखेंगे एग्जाम के अंदर तो भी चलेगा। तो इस तरह से क्वेश्चन हमें करने हैं इसके अंदर। और ये जो क्वेश्चन है इसके अंदर हमें रिएक्शन को देखना है, रिएक्शन के बाद उसमें बैलेंसिंग को देखना है कि बैलेंसिंग किस तरह से होगी, और इस तरह से हम लोग प्रॉपर सोल्यूशन लिख सकते हैं। तो आई होप कि आप लोगों को काफ़ी कुछ समझने को इसमें मिला होगा, क्वेश्चन कैसे अप्रोच करते हैं, क्वेश्चंस को कैसे करते हैं समझने का मिला होगा। आइए चलते हैं नेक्स्ट चैप्टर की तरफ।